इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज हमारा 672वां सेशन है हिंदी दैनिक वेबिनार का, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक वेबिनार किया था, जिसका टॉपिक था रूमेटिक फीवर, यानी कि रूमेटिक ज्वर, हृदय और होम्योपैथी। तो उसी का आज पार्ट 2 सेशन है। और डॉक्टर कुलवंत सिंह का एक इंट्रो में देना चाहूंगी। सर प्रिंसिपल हैं सिंघम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के, और काफी एजुकेशन सेक्टर में काफी एक्टिव रहे हैं। सीसीएच और सीसीआरएच के साथ काफी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अंडरटेक किए हैं। और हमें अपने नॉलेज से निरंतर आईएफपीएच में हमारी नॉलेज और विजडम को बढ़ाते रहते हैं। तो जो पहले का सेशन था, आज उसका कंटिन्यूड सेशन है रोमैटिक फीवर, हार्ट और होम्योपैथी के ऊपर। तो सर आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। धन्यवाद। मुझे इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोशिश की थी थोड़ा बहुत सीखने की रूमेटिक हार्ट और रूमेटिक फीवर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे उसकी चिकित्सा के बारे में। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, क्लास नहीं कहा जाए, लास्ट हम हमारा जो अपना गेट टुगेदर है उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी रूमेटिक हार्ट या रूमेटिक फीवर क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं। इन शॉर्ट ये बहुत छोटा सा सारांश है इसका कि ये स्टार्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से। थ्रोट में इन्फेक्शन होने के बाद में रूमेटिक फीवर डेवलप करता है, और रूमेटिक फीवर के साथ साथ 3-4 जगह और इसके लक्षण पैदा होते हैं, जैसे सीवियर जॉइंट पेन, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, स्किन में एरिथ्मिया मार्जिनेटम, और अल्टीमेटली उसका असर हार्ट पर होने लगता है। सबसे अधिक अलार्मिंग जो है इसका एक्शन हार्ट पर होता है, क्योंकि होता क्या है कि एक बार बुखार हुआ, वो बुखार दवा देने के बाद ठीक हो गया, तो ठीक होने से बाकी लक्षण तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हार्ट को अगर कोई डैमेज हुआ वो वहां रह जाता है। और अगर इसको प्रॉपरली प्रिवेंट नहीं किया गया तो उस बच्चे को, क्योंकि बार बार फीवर हो सकता है, बार बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो जो बार बार इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने सिम्टोमेटिक दवा खाई, और दवा खाने के बाद उसका फीवर ठीक हो गया, लेकिन वो जो साइड इफेक्ट हार्ट को था वो हार्ट को और थोड़ा सा डैमेज करता है। तो ग्रेजुअली 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह का बुखार अगर रिकरेंट होता रहे, तो अगर प्रिवेंशन मेजर्स हम नहीं ले पाए, तो इसका एक्शन बाद में जा करके इट डिपेंड्स डेवलप्स इनटू ए प्रॉपर रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसके कॉम्प्लिकेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेरिकार्डियम में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम में मायोकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डाइटिस होने से सीवियर पेन होने लगता है, एंड पेरिकार्डियल रब इज प्रेजेंट। वो ऑस्कल्टेशन में कैसी आवाज आएगी वो भी हमने आपको बताया था। मायोकार्डियम में देर इज डेवलपमेंट ऑफ एशॉफ नोड्यूल्स, और उस एशॉफ नोड्यूल्स के डेवलप करने के चलते मायोकार्डियम लूज होने लगता है, मायोकार्डियम की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। और थर्ड एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि वाइट्रल वॉल्व जो है दे आर पार्ट ऑफ एंडोकार्डियम, तो जब एंडोकार्डाइटिस होती है तो उसके चलते माइट्रल वॉल्व पर भी असर आने लगता है। हमने सब डिस्कस किया था कि माइट्रल वॉल्व पर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, मस्से के समान दाने डेवलप करने लगते हैं, धीरे धीरे माइट्रल वॉल्व की शेप खराब होने लगती है, इसको हम लोग फिश माउथ शेप। आज हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत संक्षेप में भी इसकी डायग्नोसिस में क्या करना है और इसके ट्रीटमेंट पार्ट में क्या करना है। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है होम्योपैथिक चिकित्सकों को मैथमेटिक्स का पढ़ाना, क्योंकि आप सब पढ़े हुए हैं, सब क्वालिफाइड हैं, सब जानते हैं कौन सी दवा कब कहाँ कैसे देनी है। ये एक गाइडलाइन है, इससे अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। धन्यवाद। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस पहले हम देखें। बहुत
फास्ट में कि इसमें ESR हाई मिलेगा, देयर में बी एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एलिवेटेड CRP, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जब आप टेस्ट करेंगे तो CRP उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है वो है, मैंने लास्ट में भी बताया था, ASO टाइटर बढ़ जाना। ASO टाइटर वो टाइटर है जो कि इस केस में अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने पर अगर आप ब्लड टेस्ट करें तो ASO टाइटर पॉजिटिव मिलता है। उसके साथ एक और टाइटर है, एक और टेस्ट है एंटी डीएनएस टेस्ट। तो एंटी डीएनएस बी टेस्ट भी इसमें पॉजिटिव आपको मिलेगा। और थ्रोट कल्चर अगर करें उस समय, अगर जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हुआ है उस समय अगर थ्रोट कल्चर हम करेंगे तो GABH स्ट्रेप्टोकोकाई पॉजिटिव मिलेगा। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन ये पॉजिटिव थ्रोट कल्चर में तब मिलेगा जब पेशेंट बुखार है, पेशेंट को स्ट्रेप। ASO टाइटर को याद रखिए, ASO टाइटर इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर एज फार एज द ब्लड टेस्ट इज कंसर्न। लेकिन उसके साथ अगर देखना चाहें तो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक पॉइंट इसका होता है, वो होता है इकोकार्डियोग्राम। क्योंकि माइट्रल वॉल्व और हार्ट के इनर लेयर को डैमेज होती है, उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम। ECG में मैंने बताया था प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मिलता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। ऐसे नोड से AV नोड जो फ्लो होता है करंट का, वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस चलते PR इंटरवल ECG में आपको माइल्ड डिलेड मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ECG रिपोर्ट में शायद आ सकता है। कभी कभी अगर माइट्रल वॉल्व में बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ गया या मायोकार्डियम में बहुत डिफेक्ट आ गया, देन देयर मे बी सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। इकोकार्डियोग्राम में मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था कि वेल्वुलर डैमेजेस आर देयर, तो देयर इज इडिमा ऑफ द वॉल्व, माइट्रल रीएजिटेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था, फिश माउथ, डिस्टॉर्शन ऑफ द माइट्रल वॉल्व, LA और LB, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन, क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है तो एट्रियम में जरूरत से ज्यादा ब्लड आ रहा है, उसको फिर से रीपंप करना पड़ रहा है वेंट्रिकल को, तो लॉन्ग रन में जाकर के देयर विल बी डायलेशन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन रेयर केस में होता है लेकिन हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस तो होता ही है, तो पेरिकार्डाइटिस के साथ में पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इट इज ऑब्वियस कि जब हार्ट की सारी मसल्स वीक होंगे, एंडोकार्डियम में इंफेक्शन होगा, तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा। रूमेटिक हार्ट और रूमेटिक फीवर दोनों में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है समझने में, तो ये हमेशा याद रखें कि रूमेटिक फीवर जो है ये एक्यूट होता है, 2-3 दिन के लिए रहता है, उसके बाद फीवर खत्म हो जाता है। लेकिन रोमेटिक हार्ट में जो वॉल्व है डैमेज है वो ग्रेजुअल होता है, लंबे समय तक रहता है, बिना दवा के ठीक नहीं होता। ऑटो इम्यून रिएक्शन के चलते फीवर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। लेकिन इसमें उसका आफ्टर इफेक्ट जो मिलता है वो डिफिकल्ट ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, मर्मर्स, वेलवुलर डिस्ट्रक्शन, ये सारा रूमेटिक हार्ट में होगा, रूमेटिक फीवर में नहीं होता है। रूमेटिक फीवर एक्यूट स्टेज है, रूमेटिक हार्ट क्रॉनिक स्टेज है। टेम्पोररी जॉइंट स्वेलिंग्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि देयर इज माइग्रेटरी आर्थराइटिस, तो जॉइंट स्वेलिंग मिलेगी, सीवियर पेन मिलेगा, फीवर मिलेगा, जो चीज इसमें नहीं होता है। रूमेटिक हार्ट में देयर इज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर एंड मायोकार्डियल फिब्रिलेशन, आपको मायोकार्डियल फिब्रिलेशन मिलेगा इसी। थर्मल स्टेज अगर देखेंगे तो नॉर्मली ये चिली होता है, ठंड से बढ़ती है तकलीफ, स्टेप थ्रोट का इन्फेक्शन ठंड से ज्यादा होता है, ये चिली और दोनों हो सकता है, लेकिन देयर में बी डिपेंडिंग ऑन द माइल्ड कोर्स जो है। रूमेटिक हार्ट फीवर जो है सेल्फ लिमिटिंग है, थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, आफ्टर इफेक्ट उसका रह जाता है, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है। मेंटल स्टेज देखेंगे तो चूंकि एक्यूट स्टेज है, देयर विल बी एंजाइटी, इरिटेबल, सोरा ट्रांजिशन टू सिफिलिटिक ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोरिक पेशेंट है, धीरे 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 जब ठीक नहीं होता है तो वो सिफिलिटिक टेंट में जाने लगता है। और रूमेटिक हार्ट का जो पेशेंट हो जाएगा, देयर विल बी डिप्रेशन, डिस्पेयर,
severe psychotic indurations, जो valvular indurations हम लोगों ने पढ़ा था, which again may lead to syphilitic tract damage, distortion. आजकल एक मॉडर्न थेरेपी, मॉडर्न मेडिसिन में एक नई थ्योरी आई है इसको ठीक करने के लिए. पहले क्या था, हम लोग वी यूज टू गिव पेनिसिलिन इन वेरी हाई डोज, और फीवर और जॉइंट पेन के कंडीशन में हम लोग सीवियर एस्पिरिन डोज दिया करते थे. डॉक्टर्स मतलब एस्पिरिन का यूज होता था बहुत ज्यादा, और पेनिसिलिन का यूज होता था मिनिमम 10 years, 12 years, 15 years पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे. बट नाउ डेज ये जानना बड़ा जरूरी है कि आजकल एक जो उन्होंने रोड मैप रेडी किया है, दैट इज नोन एज आर्मर. दिस आर्मर इज, ए इज फॉर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, आर इज फॉर रेगुलर फॉलोअप, एम इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, ओ इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, एंड आर इज फॉर रिहेबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज. एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस में आजकल क्या करते हैं, वो लोग पेनिसिलिन देना थोड़ा अवॉइड करते हैं, और पेनिसिलिन के बदले दे आर गिविंग एजिथ्रोमाइसिन. और एजिथ्रोमाइसिन का हाई डोज थोड़ा सा दे करके उसके बाद हफ्ते में एक टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 साल के लिए देते हैं, उसके बाद बंद कर देते. रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली अगर रूमेटिक हार्ट का पेशेंट डेवलप कर गया है तो उसका इकोकार्डियोग्राम बीच बीच में होना बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर द सेम थिंग. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज. ये कोमॉर्बिडिटीज का मतलब हुआ कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट के साथ जो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम रोक पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिहेबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज. तो रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को अगर सीवियर कार्डियक डैमेज है तो उसको रिहेबिलिटेट करना है. लाइफस्टाइल चेंज में बच्चे को बार बार अटैक हो रहा है तो उसको स्टेप थ्रोट से बचना है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बचाना है. As far as miasmatic trait is concerned, you can see that अभी हम लोगों ने पढ़ा toric trait, there is psychotic trait, there is syphilitic trait. Toric trait में क्या होता है, there is inflammation. In case of rheumatic fever, there will be inflammation and sensitivity. In case of rheumatic heart, there will be valvular damage and cardiac insufficiency. ये स्टार्ट होता है सोरा से. In case of rheumatic heart, it goes to the syphilitic trait. In case of rheumatic fever, it goes to the syphilitic trait. In case of rheumatic heart, basically it starts from the psychotic trait. Proliferation of connective tissue. This proliferation of connective tissue causes valve thickening, fibrosis, calcification, and stenosis. So these all are symptoms of psychosis which may lead to congestive cardiac failure and atrial fibrillation. ये आकर के syphilitic trait पे change हो जाता है. This much in very short about the miasmatic consideration. When we will go to the treatment part, we will see that in repertory, कहीं कहीं पर रेपर्टरी में बहुत अच्छा इसका मेंशन किया हुआ है. इन केस ऑफ कंप्लीट रेपर्टरी देयर इज अ हेडिंग. बोनी हसन की देखेंगे अगर तो रूमेटिक फीवर देखिए, दिस इज रूमेटिक फीवर एंड देयर आर 43 मेडिसिन इन बोनी हसन रेपर्टरी. In case of NER repertory, the heading is rheumatic fever. The heading is rheumatic fever, and there are 19 medicines. The important being aconite, belladonna, abrotenum. We will come to that. But you will see one thing, that one medicine which is present in all repertory for rheumatic fever and rheumatic heart is our colchicum. We always underestimate this medicine. It is present in Boninghausen, it is present in NER, it is present in Kent repertory. You can see there is colchicum, second grade. So there are 33 medicines. Amongst that, Oromate and others are important, but colchicum is there. This is about the Kent repertory. Go to the complete repertory. There is mention of rheumatic heart. You can see this endocardium.
Rheumatic heart, it acts on endocardium. If it is acting on endocardium, there are 36 medicines, and our colchicum is there. When we come to rheumatic heart, incomplete repertory, last was the endocardium. This is on the myocardium. And myocardium, there are three very rare medicines, that is beryllium, iberis, and phosphorus. Beryllium and iberis, they are not used very regularly, but they act on the myocardium and produces damage to the myocardium. Next is the same repertory acting on pericardium. This is the pericardium acting. So the medicines are, there are 14 medicines in the repertory, and out of which again colchicum is present. So please do not forget using colchicum when there are symptoms. Now we will try to discuss medicines for different problems in the rheumatic heart. So you will see that in case of rheumatic heart, if there is case of strep throat, only strep infection is there, तो स्टेफोकोकल इन्फेक्शन इज देयर, तो उस कंडीशन में ये 3-4 दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये स्ट्रेप थ्रोट है, तो नंबर 1 लीडिंग मेडिसिन इज आवर फाइटोलेक्सा. All we know that there is streptococcal infection in the throat, pharyngitis. The best medicine is phytolecca. There is severe throat pain. It radiates to ear and the throat is dark red. Next, king of our acute medicine is belladonna, which is having sudden sore, high fever and headache. Next is hypersulfur, very sensitive throat, always aggravated by cold, always chilly, better by heat. There is mug salt, which is having swollen glands. Foul breath is a great keynote for mercurius. Mercurius के पेशेंट को जब भी देखेंगे हम, तो उसमें उसकी फाउल ब्रेथ होगी, मुंह से बार बार पानी आएगा, मुंह से पानी आने के बावजूद देयर विल बी ड्राई माउथ and recurrent strep throat. And lachesis is normally given when the case is very chronic. बार बार उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है. It is best suited to left-sided, aggravated by warmth. Hypersulfur is better by warmth. Lachesis is aggravated by warmth, and there is difficulty in swelling. This left-sidedness, in case of strep throat, there is one more medicine which will help you. Two more medicines, all of mercurius group. One is Merck cyanotus when the pain is very severe, and one is Merck bin Ayo. So these are some medicines. There are so many medicines. हम लोग उतना नहीं पढ़ सकते अभी छोटे से लेक्चर में, लेकिन ये सारी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इनिशियल स्टेज में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट को ठीक कर सकते हैं. और इसके बाद हम आ जाएं उसके सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस पर. तो देयर इज पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि ये पेरिकार्डियम लेयर है, हार्ट की बाहर की लेयर है ये पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम में इंफेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंड देन कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस. हम लोगों ने पढ़ा था ये दोनों पेरिकार्डियम आपस में टकराने लगता है, देयर इज फिब्रिन डिपोजिशन, फिब्रिन लाइक स्ट्रैंड, दैट इज व्हाई उसका नाम हम बोलते थे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. तो उसमें सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि ये पेरिकार्डियम रब करता है और पेनफुल होता है, तो सबसे पहली दवा जो सबसे अच्छी है दैट इज ब्रायोनिया. ब्रायोनिया इज हैविंग पेरिकार्डियल रब पेन. पेरिकार्डियल रब के चलते मैंने बताया था कि देयर इज सीवियर पेन इन द चेस्ट एंड द पेशेंट फील्स बेटर बाय प्रेशराइजिंग द चेस्ट. प्रेशर बाय प्रेशर क्या होता है, प्रेशर से ठीक क्यों होता है पेशेंट ब्रायोनिया का? बिकॉज बाय गिविंग प्रेशर वी अवॉइड मूवमेंट, and we know that bryonia is aggravated by least movement. So whenever there is pain, we give pressure to the affected part. This pressure avoids the movement on that particular part and the patient feels better. Next is arnica. Arnica is not a very regular medicine. हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉमा की हिस्ट्री है, लेकिन नॉर्मली पेरिकार्डियम में अगर टेंडरनेस है और पेशेंट को कभी चोट लगी है, उसके साथ ये सिम्टम आते हैं, तब आर्निका का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज
The second best medicine is Pygelia. Pygelia is one of the best medicine to be used for cases of there is stabbing pain radiating to the left arm with anxiety and restlessness. Pygelia बहुत अच्छी दवा है उस केस में जब पेशेंट को लेफ्ट साइड में पेन होगा, पेन विल रेडिएट डाउनवर्ड, पेन विल रेडिएट डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, देन द बेस्ट मेडिसिन इज स्पाइजेलिया. कभी कभी ऐसे केस में कैल्मिया लेटिफोलिया भी काम आती है. अच्छा, लेकिन इन व्हेनेवर द हार्ट इज इन्वॉल्व and the neuralgic pains are there, then Spigelia is medicine. When the heart is involved and more muscular pain is there, muscular pain ज्यादा है, तब कैल्मिया. कैलिया क्रॉनिक केस में दी जाती है जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग विथ रैपिड पल्स, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर. पेशेंट हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर बोलेगा और रूमेटिक फीवर के बाद उसको ये कॉम्प्लिकेशन हो गया. दिस इज अबाउट द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन. सेकेंड इज मायोकार्डाइटिस, inflammation of myocardium. This is the myocardium. पेरिकार्डियम पे नीचे ये रेड लेयर देख रहे हैं, दिस इज द मायोकार्डियम. अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, हम लोगों ने पढ़ा था कि एश ऑफ बॉडी फॉर्म कर देता है, मायोकार्डियम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मायोकार्डियम वीक हो जाता है, देयर आर चांसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. हार्ट फेल कर सकता है, हार्ट पंप नहीं कर सकता है, हार्ट पंप करने में उसको प्रॉब्लम होती है. और उस केस में सबसे पहली दवा हम लोग जो सोचते हैं मायोकार्डाइटिस में, दैट इज लैकेसिस. लैकेसिस एक बहुत अच्छी दवा है क्योंकि लैकेसिस में कंस्ट्रक्टिव फीलिंग बनी रहती है, उस कंस्ट्रक्टिव फीलिंग को वो रिलीज करता है. लैकेसिस में है देयर इज इट रिलीव्स कंस्ट्रक्शन, वर्स बाय वार्म एंड द पेशेंट इज इरिटेबल. पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है. लैकेसिस का पेशेंट गुस्सैल होता ही है, सोने से घबराता है, सोने से उसकी तकलीफ बढ़ती है. एक्यूट स्टेज में अगर है देन एकोनाइट कैन बी द मेडिसिन. एकोनाइट से क्या होता है? एकोनाइट में हम जानते हैं कि देयर इज सीवियर एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस. पेशेंट बहुत बेचैन होता है, बहुत चिंता करता है और उसको सीवियर पेन चेस्ट में होता है. दैट इज मायोकार्डाइटिस. एंड ऑफ कोर्स देयर इज आर्निका मोंटाना. आर्निका मोंटाना में फिर वही बात होगी, there will be tenderness, there will be other difficulties, and अगर मायोकार्डियम में डैमेज ज्यादा है तब डिजिटेलिस कैन बी कंसिडर. डिजिटेलिस का एक ओवरऑल फंक्शन होता है हार्ट में, दैट इट सपोर्ट्स कार्डियक फंक्शन इन वीक हार्ट. एंड डिजिटेलिस की एक सबसे बड़ी पहचान है कि पल्स रेट विल बी स्लो. So the pulse rate is slow, the damage is more severe than the other, then the digitalis may be considered. This is about the action on the myocardium. Then there is function action on the endocardium. Endocardium के बारे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है. There are formation of these are the verruca. ये छोटी 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 ग्रोथ होने लगती है वॉल्व के ऊपर में. ये वॉल्व की टेंडी वॉल्व यहीं से चलता है, मूव करता है. These are the valves. इसके ऊपर ग्रोथ होने लगती है. तो जब ये सिंपली ग्रोथ होगी तो वॉल्व का एक्शन कम होगा. वॉल्व का एक्शन कम होगा तो वॉल्व आपस में ऐसे टकराएगा क्योंकि ग्रोथ है. तो ग्रोथ और ऐसे वॉल्व मूव कर रहा है तो देयर विल बी इंजुरी, और इंजुरी के साथ साथ देयर विल बी स्कारिंग. तो स्कार फॉर्म कर जाएगा, इंजरी हो जाएगी, वॉल्व मूव नहीं करेगा, पेशेंट को माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस दोनों होने लगते. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माइट्रल स्टेनोसिस होने पर द वॉल्व का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है. नॉर्मल शेप के बदले डिस्टॉर्शन हो जाता है. दैट कंडीशन इज नोन एज फिश माउथ कॉम्प्लिकेशन. तो इस केस में एंडोकार्डाइटिस में पहली दवा हार्ट पर जहां सीवियर एक्शन है दैट इज लैकेसिस. लैकेसिस विल शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड. तो लैकेसिस इज द मेडिसिन which has palpitation, which has chest constriction. लैकेसिस की बहुत बड़ी पहचान है constriction of the chest, left-sided symptoms, patient is very irritable, patient is hot, patient को ठंड से अच्छा लगता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है. Second medicine is Calicar. Very important. Calicar which helps for rheumatic heart with shortness of breath. Calicar का पेशेंट आमतौर पर आपको हमेशा ये बोलेगा कि सर हमको दिक्कत तो है, बच्चा है ना,
बोलेगा हम थोड़ा खेलते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ा चलते हैं तो थक जाते हैं, स्कूल में सीढ़ी चढ़ते हैं तो थक जाते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है कि उसको हाँफने लगता है बच्चा। दैट इज ए कैलिकार्ड चाइल्ड। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेवीनेस ऑफ चेस्ट, दैट इज कैलिकार्ड। नेक्स्ट इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसके साथ आर्सेनिक की पर्टिकुलर मेंटल सिम्टम्स होने चाहिए कि बच्चा बहुत बेचैन होगा, चिंतित होगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, और सबसे बड़ी बात है देयर इज फियर ऑफ डेथ। ये फियर ऑफ डेथ एक पहचान है आर्सेनिक एल्बम की। जो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो हमेशा आपको यही बोलेगा कि भाई अब डॉक्टर को मत बुलाओ, हम नहीं बचे। एकोनाइट का पेशेंट भी ऐसा ही होता है, लेकिन एकोनाइट का पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ नहीं तो हम नहीं बचेंगे, प्लीज कॉल द डॉक्टर, अदरवाइज आई विल नॉट सर्वाइव। और आर्सेनिक का पेशेंट होता है ना ना कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पड़ जाएगा फ्रस्ट्रेटेड, थकावट में चूर, और बोलेगा ना कोई फायदा नहीं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्सेनिक एंड एकोनाइट इन केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। और एंडोकार्डाइटिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट चूंकि अब डैमेज हो रहा है, तो डिजिटेलिस इज वन मेडिसिन विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। माइट्रल वॉल्व डिसऑर्डर, जैसा कि हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं ना, इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। तो माइट्रल वॉल्व का डिस्टॉर्शन देखिए, ये इसकी शेप, ये फिश माउथ शेप हो गई, बटन होल शेप, फिश माउथ शेप, इस तरह का शेप हो जाता है। नॉर्मली ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ऐसे इस तरह होता है, अभी उसकी शेप बिगड़ गई ड्यू टू द डैमेज इन द माइट्रल वॉल्व। तो इस तरह का अगर डिसऑर्डर हो, जिस जो कि सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इसका, तो उस केस में digitalis is one of the best medicine. There is bradycardia, slow pulse, pulse rate will be slow. In case of spigelia, in case of calmia, in case of gelsemium, you will be having fast pulse. But digitalis is a medicine which is having slow pulse rate, fatigue, swelling of valve. ये तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा, इकोकार्डियोग्राम। और डिजिटलिस में एक बहुत बड़ी पहचान है, अगर हार्ट में डैमेज ज्यादा है तो उसको देखने में तकलीफ होने लगती है, और किसी मेडिसिन में नहीं है। डिजिटलिस की एक खास पहचान है कि जब उसको तकलीफ होने लगती है तो उसको विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो देयर इज विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ब्रैडीकार्डिया, स्लो पल्स रेट, स्वेलिंग ऑफ वॉल्स। ये स्वेलिंग ऑफ वॉल्स विल बी डायग्नोस्ड बाय इकोकार्डियोग्राम। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एक्टिंग ऑन वॉल्व, याद रखिएगा, हार्ट के वॉल्व पर स्पेसिफिक मेडिसिन कोई है तो दैट इज स्पॉन्जिया। देयर इज ड्राई कॉफ, देयर इज स्ट्राइडर, स्पेलिंग गलत है, स्ट्राइडर होगा। देयर इज पैल्पिटेशन एंड सेंस ऑफ सफोकेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लास्ट लाइन है, वेल्वुलर डिस्टॉर्शन। वॉल्व की शेप, माइट्रल वॉल्व की शेप खराब हो रही है, आपने इकोकार्डियोग्राम किया, इकोकार्डियोग्राम में बता रहा है। और स्पॉन्जिया में क्या है सिम्टम, देयर इज डिफिकल्ट ब्रीदिंग, देयर इज वीजिंग इन द चेस्ट। पेशेंट को जब चेक करेंगे तो देयर विल बी वीजिंग। लकड़ी में आरी चलती है ना, सॉ लाइक रेस्पिरेशन, तो दैट सिम्टम मे बी प्रेजेंट इन स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया कब देनी है, लेकिन आप इसको एक स्पेसिफिक मान के चल सकते हैं, माइंड माय वर्ड, दैट स्पॉन्जिया मदर टिंचर will always help you when you will see a case of rheumatic heart where valvular disorders are present. नेक्स्ट इज स्पाइजेलिया। मैंने अभी बताया कि स्पाइजेलिया का हार्ट पर बहुत स्पेसिफिक एक्शन है, सीवियर पेन इन द हार्ट रीजन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, नोजिया, और इसके साथ मैंने बताया था कि देयर इज पेन, द पेन रेडिएट्स फ्रॉम द शोल्डर टू द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म में जब पेन रेडिएट करेगी, इन दैट कंडीशन स्पाइजेलिया को कभी मत भूलिए। और एक दवा है कैक्टस। कैक्टस एक्चुअली इस कंडीशन में कम यूज होती है, बिकॉज कैक्टस इज अ मेडिसिन विच इज यूज फॉर मोर सीवियर डैमेज। मैंने बताया था कि सेम सिमिलर सिम्टम जो हैं वो हम लोगों को एंजाइना पेक्टोरिस में भी मिलते हैं, पेरिकार्डाइटिस में भी मिलते हैं। पेन इन द चेस्ट,
लेकिन पेरिकार्डाइटिस में अगर रूमेटिक हार्ट के चलते हैं तो देयर इज सीवियर पेन, लोकलाइज्ड पेन, एक ही जगह में पेन होता है, पेशेंट ऐसे झुकने से उसको आराम मिलता है, दबाने से आराम मिलता है, वो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट। कैक्टस इज यूज व्हेन देयर इज एंजाइना पेक्टोरिस, पेशेंट को बहुत दर्द होता है हार्ट में, लगता है कि एज इफ हार्ट को किसी ने किसी चीज में बांधा हुआ, एज इफ इट इज नटेड इन ए वाइस, लोहे के दो टुकड़ों में उसको बांध दिया गया है हार्ट को। वो कंस्ट्रक्टिव फीलिंग जो है, कंस्ट्रक्टिव फीलिंग इतनी ज्यादा और किसी मेडिसिन में नहीं है, दैट इज कैक्टस। चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सारी दवाएं हैं जो कि हम लोग कार्डियक प्रॉब्लम्स के चलते, रूमेटिक फीवर के चलते, रूमेटिक हार्ट के चलते, ये अलग अलग कंडीशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट में, कि देयर आर 4 more प्लेसेस वेयर इट एक्ट्स ऑन स्किन, इट एक्ट्स ऑन सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट एक्ट्स ऑन हार्ट, इट एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, जो जाना, थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वो हार्ट के बारे में डिस्कस किया। पेरिकार्डाइटिस क्या है, मायोकार्डाइटिस क्या है, एंडोकार्डाइटिस क्या है, कौन सी दवाएं हैं जो उसमें ज़्यादा यूजफुल है, इसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं। और मेरी तरफ से आप मानकर चलिए कि कॉल्चिकम सब में दीजिए। कॉल्चिकम इज ए मेडिसिन जो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ जॉइंट पेन, इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम। आप देखिए रेपर्टरी मैंने दिखाया आपको कि जितनी भी रेपर्टरी हम लोगों ने देखी है, सभी रेपर्टरी में कॉल्चिकम इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो डोंट फॉरगेट कॉल्चिकम। और कॉल्चिकम की जो खासियत है, शिफ्टिंग पेन, शिफ्टिंग पेन हम लोगों ने पढ़ा था रूमेटिक फीवर में। रूमेटिक फीवर इज हैविंग severe pains in the joint which are shifting, big joints, shifting pains. So that shifting pain is always also present। आप देखें अगर तो वो कॉल्चिकम में है, आप देखें अगर वो एकोनाइट में है, बेलाडोना में है, एब्रोटेनम में है, पल्सेटिनम में, ये बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें पेन शिफ्टिंग इन नेचर होता है। तो उनका सिम्टम्स लें, उन पेशेंट का सिम्टम्स लें और जो उचित लगे उस पर दवा प्रिस्क्राइब। Next, we come to the migratory arthritis, pain in the joint, which is migratory in nature। हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉइंट्स की साइनोवियल शीथ पर ये एक्ट करता है, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पार्ट, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के समय क्या होता है पेशेंट को, इन्फेक्शन के समय हाई फीवर होता है और सीवियर जॉइंट पेन होता है। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है उस समय, ये हमेशा याद रखें। कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप लेटर ऑन, एक्यूट स्टेज में देर इज फीवर एंड देर इज जॉइंट पेन, ये सबसे पहले डेवलप करता है। तो जब सीवियर जॉइंट पेन डेवलप करेगा, सीवियर स्वेलिंग हो जाएगी, पेशेंट परेशान हो जाता है। और एलोपैथ साइड में पहले मैंने बताया इसमें हेवी डोज ऑफ एस्पिरिन दिया जाता है, एस्पिरिन दे करके, बहुत हेवी डोज दे करके उसको कंट्रोल किया जाता था। तो माइग्रेटरी, और वो पेन बुखार के साथ साथ ठीक होने लगता है, बुखार के साथ दर्द भी कम हो जाता है, और कभी कभी फिर बुखार अगर होता है तो वो दूसरे जॉइंट में पेन होता है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी आर्थराइटिस, सीवियर पेन इन द जॉइंट, स्वेलिंग, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स का स्वेलिंग हो जाता है, और उस केस में कभी कभी ये माइग्रेट करता है। और फिर से सबसे अच्छी दवा, अगर जॉइंट पेन है, साइनोवियल शेप में मेम्ब्रेन है, there is accumulation of some fluid and swelling in the joint, the best medicine is Brownian। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट ने कहा, पेशेंट के पेरेंट ने कहा कि उसको थ्रोट में इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन अब उसको जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, देन द बेस्ट मेडिसिन इज ब्राउनियन। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स ऑन साइनोवियल मेम्ब्रेन। ब्रानिया का स्पेसिफिक एक्शन है कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है, और ये सभी जानते हैं कि इट इज कंप्लीटली बेटर बाय रेस्ट एंड थॉट, एंड सेंसेशंस आर ऑलवेज एग्रावेटेड बाय मूवमेंट।
और ब्रानिया में क्या है, प्यास बहुत लगती है, ये हम जानते हैं। देयर इज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। एकोनाइट में भी जॉइंट पेन है एकदम एक्यूट स्टेज में, एकोनाइट में भी स्वेलिंग है, एकोनाइट में भी सीवियर पेन है, एकोनाइट में भी सीवियर थर्स्ट है, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन थर्स्ट ऑफ ब्रायोनिया एंड थर्स्ट ऑफ एकोनाइट। ब्रायोनिया का जो थर्स्ट है दैट इज थर्स्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, लॉन्ग इंटरवल, एक बार ज्यादा पानी पी करके संतुष्ट हो जाएगा, बार बार नहीं मांगेगा। लेकिन एकोनाइट में क्या होगा, थर्स्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, शॉर्ट इंटरवल, उसको तुरंत जितना भी पानी पिलाइए और मांगेगा पानी, उसको हम बोलते हैं अनक्विंचेबल थर्स्ट। एकोनाइट थर्स्ट इज नोन एज अनक्विंचेबल थर्स्ट। तो अगर सीवियर पेन है, जॉइंट में बहुत प्यास लगती है, सीवियर स्वेलिंग है, एक्यूट स्टेज में है, देन द मेडिसिन इज ब्रायोनिया। इसके थोड़ा सा अलग सिम्टम्स में रस्टक्स आता है। रस्टक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर जॉइंट पेन। द डिफरेंस इज ब्रायोनिया इज aggravated by least motion, रस्टक्स इज बेटर by movement। रस्टक्स का एग्रावेशन फर्स्ट मूवमेंट में होता है। रस्टक्स का पेशेंट अगर बैठा है तो जब उठेगा तो उसको बहुत दर्द होगा, चलने फिरने लगेगा तो उसको आराम मिलेगा। लेकिन ब्रायोनिया का पेशेंट जो है वो थोड़ा भी हिलेगा तो उसको दर्द है, यही अंतर है। लेकिन ब्रायोनिया भी साइनोवियल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है, रस्टक्स भी साइनोवियल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है। वन गुड मेडिसिन इज बेलाडोना, which is one of the best in condition of acute fever। एक्यूटनेस है, बेलेडोना में गले में बहुत दर्द हो रहा है, ब्रायोनिया में गले में बहुत दर्द नहीं होता, रस्टक्स में गले में बहुत दर्द नहीं होता है, बेलेडोना में गले में बहुत सीवियर पेन है, सर में बहुत दर्द है, आंख लाल हो गया, थ्रोट बिल्कुल लाल है, हाई फीवर है, हेडेक है, कभी कभी अगर बहुत हाई फीवर है देर में भी कन्वल्शन, फास्ट पल्स और मेंटल सिम्टम। पेशेंट बेलेडोना का मेंटल सिम्टम सब जानते हैं, वेरी वायलेंट। ये छोटे छोटे अंतर हैं। अगर आपके पास आर्थराइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस का मरीज आया है और हम अगर नहीं पहचानेंगे कि कौन सी दवा देनी है तो बड़ी मुश्किल बात है। हमने डायग्नोस कर लिया, हमने सब टेस्ट करवा लिए, हमको पता चल गया कि ये पेशेंट में ये प्रॉब्लम है, लेकिन दवा कौन सी देनी है उसके लिए ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। किस दवा में क्या लक्षण है, कब कौन सी दवा देनी है। कॉल्चिकम इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। ऐसे भी कॉल्चिकम हम लोग देते ही हैं। कॉल्चिकम एलोपैथिक में भी यूज होती है विद द नेम ऑफ कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन के नाम से एलोपैथ में भी यूज होती है, हमारे यहाँ कॉल्चिकम नाम से यूज होती है। देयर इज मसल पेन, शिफ्टिंग पेन, नमनेस, ब्रूइजिंग, सोर थ्रोट, फीवर। और कॉल्चिकम की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ अभी नहीं नोटेड नहीं है, दैट इज डार्क इंकी यूरिन। ये कॉल्चिकम की बहुत बड़ी पहचान है। ये कॉल्चिकम का जो यूरिन होता है डार्क होता है, इंक कलर, इतना डार्क होता है कि इंक कलर होता है। तो अगर बच्चा बोले कि हमको यूरिन में इस तरह की डिफिकल्टी हो रही है, आंख बंद करके कॉल्चिकम दीजिए, तो पेशेंट विल बी ऑलराइट। ये तो हो गया माइग्रेटरी आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज हमने देखा था, ये देखिए इस तरह के नोड्यूल्स डेवलप कर जाते हैं स्किन के नीचे, विच आर नोन एज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो हैं व्हेन दे डेवलप अंडर द स्किन, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, वहां पर फाइब्रोसिस होने लगता है एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। इसमें नंबर वन मेडिसिन इज देखिए ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता है। ठीक, ये जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है, अगर पेशेंट का बुखार ठीक होते रहेगा, ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये नोड्यूल्स जो है ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें दर्द भी नहीं होता। दे आर नॉट पेनफुल, दे आर डिजॉल्व automatically, but in the meantime when there is problem you can give calcarea का जब नोड्यूल्स हैं और profuse sweating, the profuse sweating, fat, fear aggravated by cold. In the same silicea the nodule will be hard,
समटाइम्स पेनफुल नोड्यूल्स लिखा है, बट पेन बहुत कम होता है, पेन करीब करीब नहीं के बराबर होता है, और इन्फेक्शंस की हिस्ट्री। एंड देयर इज रस्टक्स नोड्यूल्स विच स्टिफनेस एंड aggravated और ameliorated by movement। तो इस पर मैं बहुत ध्यान देने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह का जो नोड्यूल्स होता है ये ट्रीटमेंट नहीं करने पर भी ठीक हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट में आप देखें कि इस तरह के नोड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दैट इज कोरिया। तो कोरिया मीन्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, मसल्स इनवॉलेंट्री ट्विचिंग होने लगती है बच्चे में, इस तरह के जैसा कोई स्पैज्म हो रहा है तो स्पैज्मोटिक इनवॉलेंट्री ट्विचिंग, ये इस तरह का जब मूवमेंट होने लगे बच्चे में, दैट इज नोन एज कोरिया। इसका रियल नेम है सेडेनहैम्स कोरिया। द रियल नेम इज सेडेनहैम्स कोरिया। So the best medicine in this case is agaricus. Agaricus is very good. Agaricus बहुत अच्छी दवा है, जिसमें involuntary movement है, twitching है with emotional disturbance। बच्चा है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, तंग आ जाता है अपनी बीमारी से, तो नंबर 1 मेडिसिन इज agaricus। सेकेंड मेडिसिन इज belladonna। There is suddenness, intense symptoms with sensitivity to touch and noise। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडोना में। और इसके साथ साथ there are two other medicines which are in generalized medicine for involuntary twitching and jerking, that is hyoscyamus, involuntary moves, restless loquacity। पेशेंट बहुत बात करता है ना, आप शराब बोलता है, तो छोटा बच्चा है, इधर उधर बोलेगा, सुनेगा नहीं, आपका कहना नहीं मानेगा, इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा, बकर बकर करता रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ ए पेशेंट इज hyoscyamus। और इससे थोड़ा और अलग, थोड़ा सा अलग ट्रेमोनियम है, जिसमें वायलेंट जर्क्स है, डर है, हेलुसिनेशंस बहुत है, पेशेंट कुछ कुछ सोचने लगता है, उसको कुछ कुछ कोई चीज कुछ नजर आता है, कोई चीज कुछ नजर आता है, पूछिए कुछ और जवाब कुछ देगा। इस तरह का जो पेशेंट होगा इट इज वेरी सीवियर केस। तो यहाँ तक स्टेज बहुत कम पहुंचता है, उसका कारण क्या है? वो कारण है कि सेडेनहैम जो कोरिया है वो थोड़े दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद बुखार हुआ, जॉइंट पेन हुआ, उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया। 1 महीने के बाद पेशेंट का पेरेंट आएगा या मदर आएगी कि सर देखिए ना, इसको अचानक इनवॉलेंट्री ट्विचिंग हो रहा है, अचानक जैसे जैसा मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसा होने लगता है, मुंह में झाग नहीं आता, लेकिन हाथ पर चलाने लगता है, रोक नहीं पाता है, हम लोग भी पकड़ के रखते हैं फिर भी वो हाथ उसका चलते रहता है। तो उससे पहले पूछना है कि क्या इसको बुखार हुआ था, क्या इसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। अगर थ्रोट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है देन यू मे डायग्नोज दिस केस ऑफ सेडेनहैम्स कोरिया। तो सेडेनहैम्स कोरिया अगर है तो वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आता है, थोड़े दिन रहता है, लेकिन वो बाद अपने ठीक होने। अगर बार बार इन्फेक्शन नहीं होते रहेगा तो कोरिया का अटैक बार बार नहीं होगा। एक ही चीज है जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद रह जाती है हमेशा, दैट इज एक्शन ऑन हार्ट। हार्ट पर जो एक्शन है इसका वो रह जाता है, वो ठीक नहीं। और जितनी बार वो अटैक होगा फीवर का उतनी बार डैमेज बढ़ते जाए। पेशेंट का बुखार ठीक हो गया, पेशेंट सोचता है ठीक हो गया, पेरेंट सोचता है ठीक हो गया, उसको छोड़ देता है, लेकिन वो जो माइल्ड डैमेज स्टार्ट हो गया वो डैमेज तो रह गया। और उसको अगर ये फीवर रिलैप्स करता है, पेशेंट होता है ना ऐसा, आपके पास सबके पास आता है कि देखिए ना बच्चा है, इसको बार बार बुखार हो जाता है, 1 महीना जाता नहीं है, फिर गले में इंफेक्शन हो जाता है, फिर इसको टॉन्सिल हो जाता है, फिर इसको टॉन्सिल हो जाता है। तो उसको जरूर ब्लड टेस्ट करवाइए और एएसओ टाइटर जरूर देखिए। अगर एएसओ टाइटर पॉजिटिव है, अगर एक्यूट स्टेज में आया है तो आप थ्रोट का कल्चर कर सकते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है कि नहीं। और अगर डिलेड है, लेट हो गया, बार बार हो रहा, तो एएसओ टाइटर उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर ये दो बढ़ा हुआ मिलता है, पेशेंट को तुरंत बोलिए
आप जा करके इकोकार्डियोग्राम करें। इकोकार्डियोग्राम जब तक वो नहीं करेगा तो नहीं ठीक होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि उसको कहाँ पर प्रॉपर एक इन्फेक्शन है। और सिम्टोमेटिक तो हम लोग दवा देते ही हैं, माइजमेटिक तो दवा देते ही हैं, लेकिन मेरा थोड़ा प्रेशर रहता है कि पैथोलॉजी का नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को डायग्नोज हुआ है पेरिकार्डाइटिस, तो उसको हम कोई भी दवा देंगे नहीं ठीक होगा। हमको वही दवा देनी होगी जिसकी सिम्टोमेटोलॉजी में, जिसके पैथोलॉजिकल एक्शन में पेरिकार्डियट है, पेरिकार्डाइटिस है, तब वो पेशेंट जल्दी ठीक हो, क्योंकि वो पैथोलॉजिकली वो डिजीज को प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रायनिया, अगर पेरिकार्डाइटिस है तो ब्रायनिया इज ए मेडिसिन विच इज हैविंग ए सिम्टम ऑफ पेरिकार्डाइटिस इन इट्स पैथोलॉजी। फिजियोपैथोलॉजिकल एक्शन जब देखेंगे तो वो मेडिसिन इसमें मिलेगी। नाउ द लास्ट वन इज एरेथिमा मार्जिनेटा। ये भी एक सिम्टम है, हम लोग पढ़ते हैं एरेथिमा मार्जिनेटा। ये भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, जो अपने ठीक हो जाते हैं। आप दवा नहीं दें तो भी ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट बोलेगा देखिए इतने बड़े बड़े रैशेज हो गए, इतने गोल गोल रैश, लाल रैश हो गए हैं, तो ये रैश है, इसको हम कैसे ठीक करें? तो दवा, फर्स्ट मेडिसिन इज दस्टक, intense itching, better by heat, aggravated by tan. Lachesis can be one medicine, जिसमें पर्पल कलर के रैश होते हैं, रेडिश कम होते हैं, aggravated by heat. There are other medicines, belladonna, bright red rash, और एपिस्मेल, swollen rash improved by cold. एपिस्मेल में तो अर्टिकेरिया लाइक रैशेज होने लगते हैं, इस तरह के राउंड राउंड रैश कम होते हैं। और एपिस्मेल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन you should give when case of migratory arthritis with swelling. अगर आर्थराइटिस है, माइग्रेटरी इन नेचर है, उस केस में स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स है, एरिथेमा मार्जिनेटम है, then एपिस्मेल विल बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ये तो सिम्टोमेटिकली एक्शन ऑन द डिजीज। कुछ 4 या 5 बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है हमारे लिए, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा बताने की। द फर्स्ट मेडिसिन इज कैल्मिया लैटिफोलिया। ये मैट्रामेडिका पार्ट हो गया। ये मैट्रामेडिका में अगर हम जानना चाहें तो इस बीमारी के लिए कौन कौन सी दवाएं हैं, तो वन इज कैल्मिया लैटिफोलिया। कैल्मिया इज ए मेडिसिन which produces cardiac arrhythmia. इसमें there is great fatigue and weakness, there is shortness of breath, there is chest pain. Chest pain होगा, discomfort and pain due to heart strain. और पेन कैसा होगा कैल्मिया में? कैल्मिया में भी there will be pain in the chest radiating to downward. स्पाइजेलिया में pain in the chest radiates on the left side, but कैल्मिया is having pain which radiates downward from the shoulder, both sides, radiates from the heart downward. That is Calmia latifolia, a very important medicine. This is Calmia plant. There is severe fatigue and weakness, chronic tiredness and lack of strength. क्योंकि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है ना, पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम है, पेशेंट का हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, उसका वो कारण है उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो मैंने अभी बताया था कैलिकार्प। कैलिकार्प का जो पेशेंट है इस तरह का, देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज फ्रॉम पल्मोनरी कंजेशन एंड कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया बहुत लेटर स्टेज में आता है, और आमतौर पर कार्डियक एरिथमिया जो है वो रूमेटिक हार्ट के बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज में आता है, इनिशियल स्टेज में नहीं आता। तो दीज आर अ फ्यू सिम्टम्स ऑफ कैल्मिया लैटिफोलिया when you will see a case of rheumatic heart. Next, very favorite medicine is abrotenum. हम लोग abrotenum में जानते ही हैं कि abrotenum is having joint pains, abrotenum is having shifting pains, abrotenum is having metastasis to heart. ये सब हम लोग पढ़े ना, metastasis to heart, the joint pain shifts to heart. तो shifting nature, joint pain भी है, rheumatic fever है और heart में, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी है, ऑल दीज कंबाइंड मेक एब्रोटेनम इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन
for a case of rheumatic fever and rheumatic heart. I have been very successful in using abiraterone whenever I get it. So actually होता क्या है ना, ये केसेस बहुत कम है. rheumatic heart और rheumatic fever के केस इतने कम आते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोल सकते कि भाई ये दवा दी और एकदम पक्का ठीक हो गया. इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इतने हजार केस मैंने देख लिए. बट जो भी केस हम लोगों ने देखे हैं उसमें एब्रोटेनम हेल्प अगर आप एक्यूट स्टेज में देते हैं. बहुत क्रॉनिक अगर पेशेंट हो गया तब ये दवा उतना काम नहीं करती. एब्रोटेनम इज एक्यूट मेडिसिन. तो पेन इन जॉइंट, शिफ्टिंग इन नेचर, ग्रेट फटीग, स्किन मैनिफेस्टेशन जो अभी मैंने बताया, एरिथीमा मार्जिनेटम, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कार्डियक सिम्टम्स एंड मेटास्टेसिस. Next medicine is king of medicine in case of rheumatic heart, that is आर्निका मोंटा. किसी आर्निका का जो एक्शन होता है, मेन एक्शन हम बार बार जो पढ़ते आए हैं, आर्निका एक्ट ऑन मसल. आर्निका इज द बेस्ट मेडिसिन जो मसल्स पर एक्ट करती है. बाहर तो मसल्स दिखती हैं तो पता है यहाँ सोरनेस है, टेंडरनेस है, पेनफुल है, टच से एग्रावेशन होता है बहुत ज्यादा, पेशेंट डरता है कोई उसको छू मत ले. हार्ट क्या है? हार्ट इज अ बंडल ऑफ मसल्स. तो मसल्स पर जब एक्शन होगा, मसल्स पर में कोई बीमारी होगी, आर्निका शुड बी वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ चॉइस बाय इट्स एक्शन ऑन द मसल. तो हार्ट की मसल में जब एक्शन होगा, यहां तो हम देखते हैं बॉडी में बोलता है पेशेंट पेन है, पेनफुल टू टच है, जरा भी टच नहीं करने देता है. वो हार्ट में जब पेन होगा, देयर विल बी मस्कुलर सोरनेस विद पेन, ब्रूइजिंग, स्वेलिंग, सोरनेस, फटीग एंड वीकनेस एंड इमोशनल प्रॉब्लम. इमोशनल तो मेंटल सिम्टम मैंने बताया कि पेशेंट एकदम आपको सामने नहीं जाने देगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको छू मत, हमको टच मत करो, हमको चेक मत करो. दैट इज द केस ऑफ आर्निका मोंटाना व्हेन यू विल सी if you doubt a case of rheumatic fever and rheumatic heart, of course. So these complications may help you to diagnose arnica. अगर बहुत soreness है, बहुत painful है, और by its action on the muscle, pathological action of arnica is on muscle. Next is Oromet. This is one of the best medicines अगर chronic case. औरम का एक्शन हार्ट पर बहुत औरम इज ए डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन. इट प्रोड्यूसेस सीवियर डिस्ट्रक्शन, मेंटल डिस्ट्रक्शन एज वेल एज फिजिकल डिस्ट्रक्शन. तो हार्ट पर जो है इसका एक्शन बहुत प्रोमिनेंट होता है औरम मेट का. एंड देयर इज पैल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट, रेसिंग हार्ट, स्किपिंग बीट. औरम मेट बहुत सीवियरली डैमेज करता है हार्ट को, हार्ट मसल्स को. दैट इज वाई बहुत जहां क्रॉनिक केस है वहां पर ऑरममेट का इस्तेमाल आपको हमेशा मदद करेगा. लेकिन ऑरममेट का जो पेशेंट होता है वो बच्चा भी अगर होगा तो उसको बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा. बच्चे को बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा. बच्चा हमेशा सबसे अलग रहना चाहेगा, सबसे सुपीरियर रहना चाहेगा मेंटली. और उसके कार्डियक में अगर हार्ट में डैमेज है तो उसके साथ ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे: वीकनेस, फटीग, ओवरवेलमिंग टायर्डनेस. गोल्ड ग्रुप में ये प्रोमिनेंट है कि बहुत ज्यादा थकावट आना, ये इसकी खासियत है. इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन. और में हम जानते हैं डिप्रेशन, देयर इज सुसाइडल थॉट. बड़ों में इतना ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है कि दे लाइक टू सुसाइड. वो बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड करना चाहता है. कोई पेशेंट है हमारा जो चाकू घोंप के सुसाइड करना चाहता है. ऑरोमेट का जो पेशेंट है, ही वांट्स टू गो फॉर ए सुसाइड, लेकिन ही वांट्स टू जंप फ्रॉम द हाइट. और सेंसिटिव चेस्ट पेन, वर्सनिंग विद स्ट्रेस. ऑरोमेट का तभी यूज कीजिए जब आप ये देखें कि पेशेंट बहुत क्रॉनिक है. पेशेंट को 1 साल, 2 साल, 3 साल से प्रॉब्लम है, उसका आपने इकोकार्डियोग्राम कराया, वही बहुत डैमेज देखा, तब ऑरोमेट का यूज कीजिए. एंड एवरग्रीन मेडिसिन ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट. हार्ट पर इससे अच्छी, इससे कॉमन दवा कोई नहीं है. दैट इज किंग.
लैकेसिस। सबसे इसकी मेंटल पहचान पेशेंट बोलेगा देयर इज वर्स ड्यूरिंग स्लीप। हम लोग लैकेसिस में पढ़ते हैं ना, लैकेसिस राइजेस इन एग्रावेशन। पेशेंट सोया रहता है तो पेशेंट एग्रावेशन पर उठता है, इट राइजेस इन एग्रावेशन। पेशेंट अवेक्स इन एग्रावेशन because the legacy patient is always aggravated by rising। सोया है तब तक ठीक है, जहां उठा उसकी तकलीफ बढ़ने लगी तो पेशेंट उठना नहीं चाहता है लैकेसिस का। और लैकेसिस के पेशेंट में तो बाकी सब हमने पढ़ा अभी भी कि पैल्पिटेशंस मिलेंगे, कंस्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द चेस्ट मिलेगी, एक्सेसिव टॉकिंग। लैकेसिस का पेशेंट कैसा होता है, एक वर्ड आता है देखिए, लोक्वेशियस। लैकेसिस जब मैथमेटिका पढ़िएगा तो एक वर्ड है उसमें बहुत प्रोमिनेंट, दैट इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब हुआ अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्पीक। खाली बात करता रहता है एंड विदाउट टॉपिक बात करता रहता है। ऐसा नहीं कि टॉपिक पर ही बात करेगा, कुछ इधर पूछिए तो कुछ उधर बात करेगा, कुछ उधर बात करेगा। और कभी कभी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी इस केस में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पेशेंट को टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग है, पेशेंट की घर वाले बोलते हैं कि चोट लगने से ब्लड रुकता नहीं है, तुरंत ब्लीडिंग होने लगता है, गम से ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस तरह की ब्लीडिंग टेंडेंसी हो तो बेस्ट मेडिसिन है लेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं। कैक्टस ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैक्टस इज ए मेडिसिन जो तभी देनी है जब बहुत सीवियर डैमेज। और देयर इज वन मेडिसिन इज स्पॉन्जिया। मैंने आपको बताया था स्पॉन्जिया में बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक। तो हार्ट रिदम को रेगुलेट करता है, इंफ्लेमेशन को कम करता है, सबसे बड़ी बात कि ये रिड्यूस करता है वाल्वुलर फंक्शन। तो दिस इन शॉर्ट वाज माय एफर्ट टू कंसिडर द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द स्पॉन्जिया। अगर आपको कुछ पूछना, थैंक यू वेरी। तो ये हमारा आज का जो सेकंड सेशन था, रूमेटिक फीवर विद हार्ट प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके ऊपर डॉक्टर कुलवंत सिंह ने हमारे को काफी सारी मेडिसिन का बताया कि किस तरह से हम रोमैटिक फीवर विद हार्ट कॉम्प्लिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि केसेस कम होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिम्टम्स मैच करके और सिमिलर मैच करके, कॉन्स्टिट्यूशनली मैच करके हम इस प्रॉब्लम से होम्योपैथिकली काफी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो थैंक यू सर आपके सेशन के लिए। बहुत काफी इलेबोरेट सेशन था। फर्स्ट सेशन भी काफी बढ़िया रहा, जिसमें हमने सारे उसके डिफरेंशिएशन हमने सीखी कि कहाँ एग्जैक्टली हमें रोमैटिक फीवर विद हार्ट की कॉम्प्लिकेशन मिलती है और जनरली हमें क्या प्रेजेंटेशन मिलती है। और आज हमने सारी मेडिसिन के ऊपर जो भी होम्योपैथिक जो थेरेप्यूटिक्स होती हैं इसके ऊपर उसके ऊपर आपसे हमने ज्ञान प्राप्त। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डॉक्टर कुलवंत जी, एनी क्वेश्चंस दिस टॉपिक? सर यहाँ पे राम परवेश सर जी पूछ रहे हैं कि रोल ऑफ मियाजम्स इन तो दिस। हमने ही डिस्कस किया कि जो रूमेटिक फीवर होता है वो बेसिकली सोरिक माइजम में होता है, लेकिन क्रॉनिक होने पर इट ट्रांजिशंस टू सिफिलिटिक माइजम। और जो रूमेटिक हार्ट है दैट इज ए साइकोटिक माइजम, क्योंकि उसमें ग्रोथ है, वेल्वुलर डिस्टॉर्शन है, वेल्वुलर ग्रोथ है, और वो भी ट्रीट नहीं हो तो इट ट्रांजिट्स इनटू सिफिलिटिक माइजम। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस सिफिलिस। ओके सर। ओके, तो आई गेस और कोई क्वेश्चन है? वैसे हमारा अब सेशन का टाइम भी हो गया है। हिंदी सेशन हमारा अब इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, और हिंदी सेशन के लिए आई वुड से थैंक यू सो मच टू कुलविंद सिंह सर जी, अपने वंडरफुल विजडम और नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए। और आशा करते हैं और भी ऐसे टॉपिक्स के साथ सर हमारे साथ आगे आगे और जुड़ेंगे जरूर। आईएफपीएच पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऑल। हाँ जी। और हमारे इंग्लिश सेशन के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन डॉक्टर सेवी पूछ रहे हैं, पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी सिलेक्शन तो एक अपने आप में कला है, उस पर एक लेक्चर पूरा किया जा सकता है।
लेकिन नॉर्मली इन जनरल अगर वेल्वुलर डैमेज है तो हम लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, और अगर जब ठीक होने लगता है तो हाई पोटेंसी में जाते हैं, और एक्यूट स्टेज में डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी यू कैन गिव देम। ओके, ओके सर। तो अब अपने इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ। आई गेस डॉक्टर शालू राजन जी हैं आज के इंग्लिश के होस्ट। यस। Yes, तो yes, madam. Yes, yes. यस, तो I'm आई here. हैंड ओवर द सेशन टू मिस्टर शालू राजन फॉर द इंग्लिश सेशन। धन्यवाद। Okay.